नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर जिस तरह से गोरख धंधा पूरे देश में चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल देश विदेश से धन उगाही के लिए किया जाए या वहाँ पर जिस तरह से ये टेरर मॉड्यूल्स ब्रीड करते हैं वो मसला हो, ये दोनों चिंता का विषय हैं। और अभी जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के से दो प्रोफेसर दो लोग डॉक्टर्स जो है, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है और वहाँ से लगभग 3,000 किलो जो एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, वो चिंता का विषय है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और देश की जनता के लिए खतरा बन गए थे। और अगर आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब हो जाते तो क्या स्थिति होती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये तो घटना की बात है, घटना होती, घटना के बाद का क्या होता उन सब पर है। लेकिन ये जो इस तरह के अल फलाह जैसे संस्थान हैं, ये कैसे फलते फूलते हैं, उनमें किस तरह के लोग होते हैं। और केवल ये अल फलाह की बात नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका अभी नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह की गतिविधियों में जिनकी संलिप्तता का संदेह है और उन पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। अब अगर पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ से जो 3 जो गिरफ्तारी शुरू में हुई थी, उनमें से जो 2 डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी के हैं। अब इन दोनों के अलावा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर है, उसका संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी है जावेद अहमद सिद्दीकी, उसके क्रेडेंशियल्स भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। उसके अपने क्रेडेंशियल्स, वो 7 संस्थाओं का सरबराह है, वो चला रहा है, लेकिन वो एक 7.5 करोड़ के फ्रॉड के मामले में 3 साल जेल रह करके भी आया है। जो विश्वविद्यालय के लीगल एडवाइज़र हैं, उन्होंने इस तरह के चार्ज के बारे में कोई जानकारी ना होने की बात कही है। लेकिन इसके बारे में जानकारी ना होने की बात करने का मतलब ये है कि ये बातें सही हैं। आदमी इसको इसी तरह से टालने की कोशिश करता है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये चलाते हैं, और इनकी कंपनियां जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर, फिनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। अब इन सब के बीच जो चीज़ सामने निकल करके आई है, उसमें जो फरीदाबाद में जो इनका मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर है, जिसमें ये सईद और शकील दोनों नौकरी करते थे। अब ये उसमें बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर इस सब काम होता था। हालांकि जो वाइस चांसलर ने इसको डिनाई किया है कि 1-2 व्यक्ति के कारण पूरी यूनिवर्सिटी को ब्रांड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम आया है। अब ये जो ओनर हैं, उसके संस्थापक हैं, उनको भी एनआईए के उसमें लिया गया है। इसके अलावा एनआईए के अलावा और भी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। उसके अलावा जो पुलिस का जो मामला है वो चल ही रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नैक के एक्रेडिटेशन को भी लेकर के
बहुत सारी कमियां हैं और फ्रॉड की बात सामने निकल कर के आ रही है। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जो अल-फतह यूनिवर्सिटी की सदस्यता है उसको भी सस्पेंड कर दिया है, सीधे तौर पर उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सस्पेंड किया गया है। अब निश्चित तौर पर इस तरह की बात हो रही थी कि इसकी मान्यता ख़त्म की जानी चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले होंगे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतने लोगों को ये सैलरी कहाँ से देते हैं, ये सारे फैक्टर्स निकल कर के आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट इस तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जिस तरह की फंडिंग होती है, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को लेकर के जो लोग जिस तरह की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, वो सब चिंता का विषय है। एक और जो बात समझ लेनी चाहिए कि जो पूरा का पूरा ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, या इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, या बहुत सारे, जैसे एक यूनिवर्सिटी की बात आ रही थी जो आंध्र प्रदेश में है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, वो भी रजिस्टर्ड 91 में हुआ था। वहाँ भी जो टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड जैसी सूचनाएं आ रही हैं, और कन्वर्ज़न, इस्लाम में कन्वर्ज़न को लेकर के उसके बारे में आ रही है। अब इसमें जो है, अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो जिस तरह से बात सामने आई है, उसके बाद से जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको या कह लीजिए कि डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन पर सरकार को न केवल नज़र रखनी चाहिए, बल्कि इनके बोर्ड में अपनी सरकार के नुमाइंदे भी होने चाहिए, और इनकी गतिविधियों पर भी नज़र होनी चाहिए। जिस तरह से दिल्ली जैसे शहर राजधानी से तुरंत सटे हुए, मतलब एनसीआर का ही इलाका है फरीदाबाद, वहाँ पर इस तरह की गतिविधि और इतना भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया जाना, और उसके बाद नौकरी पाना, नौकरी करना, और उसके बाद पूरे उसको अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक मंसूबा था। अभी तो इसके बहुत सारे डिटेल सामने आने हैं, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसलिए कि अब इसमें 2-3 चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। इसलिए कि जो महिला हैंडलर अफ़गानिस्तान की थी इन लोगों की, एक तो वो निकल कर के आ रही। इनमें से कुछ लोग तुर्की गए थे, जहाँ पर वो 2022 में, मतलब आज से 3 साल पहले तुर्की जा हो कर के आए हैं। मतलब ये कि कुछ मामलों में शायद अब पाकिस्तान सीधे न हिस्सेदारी या भागीदारी करके अब तुर्की के मदद से इस तरह की घटनाओं को भारत में अंजाम देने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। तो ये जो तुर्की का पाकिस्तान के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट की बात निकल करके आ रही है, या तुर्की सीधे तौर पर भारत में अस्थिरता और आतंकवाद फैलाना चाह रहा है, लेकिन तुर्की का जो इंटरेस्ट है वो सीधे सर्व नहीं होता है। सीधे तौर पर भारत में अस्थिरता का जो मामला है वो यहीं से सर्व होता है। अब इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कवर फायर दिया जाने लगा है। कुछ लोग आज ये बात कर रहे थे कि आतंकवादी गतिविधि है, उसमें एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें एक कम्युनिटी की तो बात छोड़ दीजिए, लोग एक प्रोफेशन के निकले, और उस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जहां पर लोग अपने कंफर्ट को छोड़ करके दूसरे की मदद के लिए तैयार होते हैं। वो लोग इस तरह की साजिश कर रहे थे कि किस तरह से वाटर को कंटेमिनेट करके, किस तरह से फूड को कंटेमिनेट करके, किस तरह से और ऐसे चीज़ों का उपयोग करके लोगों के ऑर्गन्स को इफेक्ट करके, लोगों को इम्पोर्टेंट बना करके जिहाद किया जाए।
तो जो नोबल प्रोफेशन के लोग इस तरह की गतिविधि में शामिल थे, उनके बारे में वो इस तरह का काम करते नजर पाए, जो अपने आप में बहुत खतरनाक योजना का हिस्सा नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की गतिविधियों को उस यूनिवर्सिटी में अंजाम दिया जा रहा था, इस तरह की गतिविधियां वहाँ पर घटित हो रही थी, वहाँ के रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके लिए फंड जमा किया जा रहा था, और लोगों को वहाँ कानो कान खबर नहीं थी। योजना थी कि 6 दिसंबर को जो बाबरी ढांचे के डिमोलिशन के दिन 6 ब्लास्ट करके उसका बदला लिया जाए। मतलब ये कि इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है कि जो घटना 1992 में घटित हुई, उस घटना को अभी भी भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ प्रचारित किया जा रहा है, और पढ़े लिखे लोगों को उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो इस तरह की गतिविधि में। हालांकि अभी हम लोगों ने परसों 2 दिन 3 दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें ये बताने की कोशिश किए गए थे कि ये जो नैरेटिव एक और फैलाया जाता है भारत में कि ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद जो है वो उसके पीछे गरीबी मुफलिसी कारण है। लेकिन ये घटना जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, ये साबित करता है कि इसके पीछे गरीबी मुफलिसी नहीं है, इसके पीछे एक जहनीत है, इसके पीछे एक कट्टरता है, इसके पीछे एक रेडिकल सोच है, इसके पीछे एक योजनाबद्ध तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो। वो डॉक्टर्स इस तरह की घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में डॉक्टर्स पाए गए हैं, आईआईटी और एनआईआईटी के इंजीनियर्स पाए गए हैं, प्रोफेसर्स पाए गए हैं। उसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के लोगों में, और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये ग्लोबली हुआ है। चाहे आप ओसामा की बात करें, अल जवाहिरी की बात करें, चाहे इस तरह के किसी भी आतंकवादी की बात करें, सबकी एजुकेशन, ओसामा सिविल इंजीनियर था, अल जवाहिरी और बाकी और इस तरह के लोग जो थे वो डॉक्टर और अन्य प्रोफेशन में पीएचडी और स्कॉलर हुआ करते थे। तो ये एक बड़ा है। अब ये इस तरह के लोग स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को, या दो तरह से स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके या इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करके उसका इस्तेमाल करके इस जहनीत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़े स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर होता है, और हर छोटी छोटी चीज को इनको रेडिकलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे भारत में कैंपेन चला था फिलिस्तीन को लेकर के, फिलिस्तीन के लोगों को के अधिकार को लेकर के, और फिलिस्तीन के लोग को जिस तरह से डॉलर्स में फंड मिलते हैं, वो उस फंड का इस्तेमाल टनल बनाने में करते हैं, आर्म एम्यूनिशंस खरीदने में करते हैं, ना कि लोग वहाँ के लोगों को बाकी सारी फैसिलिटीज देने के लिए। वैसे ही जो फंड्स इस तरह के संस्थानों के पास आते हैं, बाहर से आते हैं, वो फंड लोगों को रेडिकलाइज करके कन्वर्जन के लिए और लोगों को इस तरह की आतंकी गतिविधियों में है। अभी इसके पीछे निश्चित तौर पर इन बहुत सारे बाहरी ऐसे संगठन, आतंकवादी संगठन, प्लस अंदर से उनको सपोर्ट की बात है। सोचिए 3 गाड़ियों के इन्वॉल्वमेंट की बात है, एक उड़ गई है, एक को पुलिस ने रिकवर किया है, एक और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे निकल करके सामने आएंगी। तब पता लगेगा कि कितना सुनियोजित ढंग से, और जो मैंने अभी इस बीच में कहा, केवल ये अल-फलाह की बात नहीं है। अल-फलाह जैसे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन होने की बात कही जा रही है जो फैले हुए हैं पूरे देश में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर, जहां ऐसे ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर फंड आते हैं और वो कन्वर्जन के अड्डे बनते जा रहे हैं, वो आतंक का डेन बनते जा रहे हैं। सरकार ने संज्ञान लिया है और इसको इस पर बहुत सारे और ऐसे संस्थाएं या बहुत सारे ऐसे और इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर सुरक्षा बलों की नज़र है, और उनको भी
आज नहीं तो कल उन पर भी गाज गिरने की संभावना है, और गाज गिरनी भी चाहिए, इसलिए कि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस तरह का जो चलन हो गया है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ या इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।